हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट। इसके अंतर्गत हम लोग बच्चों अपनी जो आपका यूनिट 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, सरकार क्या है, यानी कि हम लोग गवर्नमेंट को सीख रहे हैं कि सरकार क्या होती है, सरकार का काम क्या है, ये किस तरह की चीज़ें हैं। इस यूनिट के माध्यम से हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने लेक्चर के माध्यम से उसको पढ़ने का, उसको जानने का, उसको समझने का आपका प्रयास कर रहे हैं कि सरकार क्या है बच्चों। तो अभी तक सरकार क्या है, इसमें हम लोग एक लेक्चर अपना कंटिन्यू कर चुके हैं। आज हम सेकंड लेक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो हमने फर्स्ट लेक्चर किया है और इस फर्स्ट लेक्चर में कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, मैंने कहा था बच्चों से कि एक बार जब आप लोग क्लास में पढ़ लेते हैं तो कोशिश करिए आप उसको घर पे जाके, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो यहाँ 40 मिनट के लेक्चर में आप घर जाके 20 मिनट बहुत अच्छे से आराम से पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद आपको सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं। कोई आपको डाउट बनता है कि ये चीज़ शायद मेरे को आपको समझ नहीं आ रही है, मेरे को पूछना चाहिए कि इसमें मेरे को आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। आपका जो आपका डाउट है, जो आपका प्रश्न है, उसके आपका सारे माध्यम आपके लिए खुले हैं। आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, आप अपने डाउट को हमसे आपका शेयर कर सकते हो। देखिए, जैसा आपको पता है कि हमारी परीक्षाएं बहुत निकट हैं, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि सभी बच्चे अपना अभ्यास अवश्य करें रिवीजन का, क्योंकि चाहे आपने जो मर्जी जितना ही पढ़ा हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आप लोग आपका प्रॉपर तरीके से आप उसका रिवीजन नहीं करते, आप उन चीज़ों को याद नहीं करते, आप उनको मेमोराइज नहीं करते, तो तब तक सब चीज़ें बड़ी कठिन हो जाती हैं। तो इसलिए आप सबको रिवीजन करने की बड़ी आवश्यकता है। अगर आप लोग रिवीजन कर लोगे तो ये सारी चीज़ें बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छे से आपकी याद हो जाएंगी और सारे चैप्टर आपके याद रहेंगे। डिस्कशन आप लोग कर सकते हैं आपस में, ताकि डिस्कशन के माध्यम से सारी चीज़ें आपकी याद रहें। और अगर कुछ भी ऐसा टॉपिक है, कोई विषय है जो आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, तो आप लोग अपने चैट के माध्यम से या लाइव जुड़कर मेरे को बता सकते हैं और मैं उसके लिए जो आपका संभव आपका प्रयास होगा मुझसे, मैं आपके लिए करूँगा। आपको बहुविकल्प चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, लॉन्ग चाहिए, शॉर्ट लॉन्ग चाहिए, वो हर तरीके के जो आपके प्रश्न हैं मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। क्लियर है? ध्यान दीजिए बच्चों, हम चलते हैं सीधा अब डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान देंगे आप सभी बच्चे कि हम लोग बात कर रहे थे इस चैप्टर के अंतर्गत, चैप्टर नंबर 3 जो हमारे समक्ष है, और हम लोग इसको आपका देख रहे थे कि चैप्टर नंबर 3 में है क्या। तो हम देख रहे थे कि सरकार क्या है, जो गवर्नमेंट है वो क्या है, कैसे काम करती है, सरकार की पृष्ठभूमि क्या है, सरकार की चीजें क्या हैं। उन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से हम सभी पर आपका बात कर रहे थे कि सरकार कैसे गरीब लोगों की आपका मदद करती है, कैसे उसमें वो सहायक होती है। इन सभी चीज़ों को हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से एक एक करके बहुत अच्छे से उसका निवारण कर रहे थे, उसको आपका देख रहे थे, ठीक है, और उनको जानने का प्रयास कर रहे थे। आज हम इस लेक्चर के अंतर्गत बात करेंगे सरकार के स्तर की, कि सरकार कितने स्तर पर होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक केंद्र के स्तर पर होती है, एक राज्य के स्तर पर होती है और एक सरकार आपके स्थानीय स्तर पर भी होती है। ठीक, तो इन तीनों स्तरों को हम लोग एक एक करके आपका जानेंगे और एक एक करके हम इनको बात करेंगे, ठीक है, ताकि सारा डाउट, सारा कंफ्यूजन जो है आपका दूर रहे। देखिए, अब आपको पता है कि सरकार इतनी सारी अलग अलग चीजें की जिम्मेदारी है, तो क्या आप सोच सकती है कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। अब कह रहे सरकार के पास इन बहुत सारी चीज़ों की वो आपका जिम्मेदारी है और सरकार इनका जो इंतजाम है वो आपका किस तरह से वो आपका करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर, मोहल्ले से है। कैसे है? अगर हम लोग बात कर रहे हैं लोकल आपके लेवल पर, स्थानीय पर, ठीक, एक स्थानीय लेवल हो गया। चलिए मैं एक बार दूसरे कलर से आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये
ध्यान रहे कि क्या चीज़ है। तो एक होगी स्थानीय स्तर पर, एक होगी राज्य स्तर पर और एक होगी राष्ट्रीय स्तर पर। ये 3 स्तर पर क्या होती है आपकी सरकार होती है बच्चों। ठीक, राज्य स्तर का मतलब है कि पूरे राज्यों को ध्यान में रखें। जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। मान लीजिए हरियाणा की सरकार है तो आपका हरियाणा में पूरी अच्छी तरह से काम करेगी, और असम की सरकार है तो असम में अच्छे से काम करेगी और पूरा उसको देखेगी। अब हमको हरियाणा और जो है आपका असम को मानचित्र में भी आपका देखना है। एक दूसरी होती है राष्ट्रीय स्तर की सरकार। सरकार का संबंध पूरे देश से होता है, और इसका जो मतलब है, जो संबंध है, वो किससे है? पूरे देश से है। ठीक, स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षा में राज्य और राष्ट्रीय सरकार के काम के बारे में जानेंगे कि कैसे इनकी वर्किंग पॉलिसी है, किस तरह से ये काम करते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से आपका जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए असम के बारे में। तो ये है असम, मैं आपको बता दूं, ये है असम और ये रहा हरियाणा, और ये हम कल देख ही रहे थे अपना राज्य उत्तराखंड। क्लियर है बच्चों? इतना साफ हो गया। अब देखिए, अब ये थोड़ा प्रशासनिक विभाग का डिविडेंड है 2011 का, इसको देखिए। तो इस तरह की आपकी सरकार होती है। यानी कि बेसिकली आप 3 चीजों को समझिए कि जो सरकार है उनका भारत में आपका त्रिस्तरीय विभाजन है। एक केंद्र पर, एक राज्य पर और एक स्थानीय स्तर पर। केंद्र में यानी कि राष्ट्र में प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व करता है, और राज्य में आपका जो मुख्यमंत्री होता है, और ग्राम यानी कि स्थानीय प्रधान जो आपका ग्राम प्रधान होता है। तो इस तरह से पूरे स्ट्रक्चर को आपका डेवलप करके बनाया गया है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वो कानून मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि वो लोगों को कानून मनवाने के लिए बाध्य करे। अब देखिए, जैसे गवर्नमेंट के पास कानून बनाने की ताकत है, एक वैसी ही ताकत की बात कर रहा है कि वैसी क्या है, एक दूसरी ताकत भी है उसके पास। कैसी है? दूसरी ताकत भी है जो लोगों को कानून बनाने के लिए क्या करती है, आपका बाध्य करती है। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वालों के पास लाइसेंस होना चाहिए। एक देखिए नियम है कि जो लोग गाड़ी चलाएंगे उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। अब ये क्या है बच्चों? ये नियम है। क्या है? ये नियम है कि इस तरह की ही चीजें होंगी। ठीक, किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि सरकार के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। कोई भी एक ऐसा लॉ उठा लीजिए कि सरकार उसे मनाना, उसके लिए मनवाना क्यों जरूरी है उस कानून को। विचार कीजिए इस पर। अब देखिए, सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा लोगों को किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा तो उस पर भी कुछ कदम उठा सकती है। अगर गवर्नमेंट को लगा कि जो हमने कानून बनाया है उस कानून पर आपका किसी तरह से ढंग से पालन नहीं हो रहा है, यानी कि जिस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो आपका नहीं हो रहा है, तो उस पर भी वो क्या कर सकती है, अपना जो कदम है वो उठा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसको उसके धर्म जाति के कारण किसी के लिए नौकरी नहीं दिया गया तो वह न्यायालय में जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है, और साथ में क्या होगा कि न्यायालय आपके ऐसे कदम उठाएगा कि उसकी किस तरह से वो स्टेप उठा सकता है, क्या उनकी ज़रूरत है, ये थोड़ा सा उसको देखना होगा। ठीक, ताकि इन सब चीज़ों को हम लोग समझ सकें, इन सब चीज़ों को हम लोग आपका देख सकें।
यानी कि सरकार के पास ये अथॉरिटी भी है कि वो कानून भी बना सकती है और कानून व्यवस्था को लागू भी करवा सकती है। अगर कोई लागू नहीं कर रहा है या सही ढंग से नहीं है तो तब भी वो उसमें इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो इस तरह के सारे नियम कानून बनाने का अधिकार सरकार के पास होता है। ठीक। अब देखिए, सरकार के प्रकार की गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करने यानी कि बाध्य बनने की शक्ति कौन देता है, कि किसके पास ये पावर है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की सरकार कैसी सरकार है। लोकतंत्र में लोगों का ही सरकार ये शक्ति देती है। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से कर सकते हैं। वे अपनी पसंद के नेताओं को वोटर वोट देकर चुनते हैं और एक बार चुनने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। क्या करते हैं? एक बार वोट चुनने के बाद ये आपकी सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों के आधार पर बताना होता है कि जो गवर्नमेंट ने जो अपने कदम उठाए हैं उन कदमों पर उठाई गई चीजों पर अपना निर्णय देना होता है। ठीक। एक दूसरे की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। राजा यानी कि रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकार का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसके पास होती है। लोकतंत्र का सामना राजतंत्र यानी कि राजा रानी को अपना निर्णय आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। कह रहे कि जो आपका राजतंत्र होता है उसमें जो आपके राजा रानी होते हैं, जो भी वो अपना फैसला ले रहे हैं, डिस्कशन ले रहे हैं, उसमें उनको कोई भी किसी तरह की आप सोचेंगे उनको कोई फैसले नहीं, उनको कोई सफाई देनी नहीं होती है, नहीं कुछ करना पड़ता है। ठीक है। और उनके लिए उत्तरदायी भी नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सरकार चलाने की जो शक्ति होती है वो राजा रानी के समान नहीं है। उसमें एक व्यवस्था है। एक व्यवस्था के साथ कानून और संविधान है जिसके अनुरूप ही जो व्यक्ति प्रमुख है उसी को वो अपने उस शक्तियों का अपने सीमित तरीके से वो आपका प्रयोग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो भी कुछ भी कर सकता है मनमाने ढंग से, नहीं। तो उसके लिए भी नियम कानून आधार वो आपके तैयार किए गए हैं। तो उन सब को देखने की आवश्यकता है। ठीक। कि कौन कैसे है, कौन किस प्रकार का है, क्या चीजें हैं, इनको आपको समझने की आवश्यकता है कि आप कैसे उसको देखते हैं, किस तरीके से आप उसको समझते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है कि ये कैसे हो रही हैं और किस प्रकार की। ठीक। ताकि इन सब चीजों को आप लोग बहुत अच्छे समझ सके कि सरकार किस प्रकार से काम करती है, सरकार का मोटिव क्या है और कैसे सरकार अपने निर्णय के लिए भी जिम्मेदार है। इसको देखने की और इनको समझने की बड़ी ही आवश्यकता है। बड़े ही गहन चीजें हैं। ठीक है। अब देखिए, लोकतांत्रिक सरकार की कैसी लोकतंत्र की सरकार होती है, उस सरकार को आपको समझना चाहिए कि कैसी सरकार है। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। देखिए, हम 200 साल अंग्रेजों को गुलाम होने के बाद भी हम लोगों ने किस तरह से अपने देश को आज़ाद किया है। तो जो आप हमारा इतिहास संघर्ष है, आप उसको पढ़कर महसूस कर सकते हैं कि कितने लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर कर इस देश को आज़ाद कराया है। संसार में और कोई भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया है। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। लोकतंत्र में क्या है बच्चों, ध्यान देना है मुख्य बात। तो मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का शासन है। इसका अर्थ क्या निकालते हैं हम? लोगों का शासन लोकतंत्र है। ठीक। क्योंकि लोग क्या चुन सकते हैं? अपने लीडर को चुनते हैं। लीडर मतलब आपका सांसद, विधायक, इस तरह की चीजें चुनते हैं। और ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारे हित के लिए
संसद में, विधानसभा में बैठकर बहस आपकी चर्चा करते हैं, हमारे भविष्य के निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए नीति निर्माता होते हैं और ये अपने राय और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। अब लोकतंत्र की मूल विचार क्या है कि जितना भी आपका नियम कानून बन रहा है उसमें लोगों का क्या हो, खुद शासन करें। ऐसा आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? प्रतिनिधि लोकतंत्र। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। अब देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है कि जो लोग हैं वो आपका सीधे भाग नहीं लेते और सीधे भाग न लेने पे बल्कि वो क्या करते हैं, आपका अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं और क्या करते हैं, ये सारी जनता के निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। यानी कि जब तक आप सभी को वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक आप क्या नहीं कह सकते कि वो क्या नहीं है, आपका लोकतंत्र नहीं। यानी कि सब लोगों को वोट देने का समान राइट्स है, वो सब लोग वोट दे सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक ऐसा समय था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरत और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। कह रहे कि एक टाइम ऐसा भी था तो लोकतंत्र आपकी सरकार जिसमें औरतें और जो आपके गरीब व्यक्ति हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते थे। अपनी शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो आपके पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब यह था कि औरतें, गरीब और अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी कि जो गरीब और अशिक्षित हैं वो आपका क्या नहीं कर सकते, वो आपका वोट नहीं दे सकते। ये आज की बात नहीं है, ये ब्रिटिश प्रांत की बात है। जब ब्रिटिशों ने यहाँ भारत में रूल किया था तो उस समय कुछ ऐसे शासन नियम थे जिनके आधार पर ये सारी चीज़ें आपकी लागू होती थी, ये सारी चीज़ें आपकी फॉलो होती थी और देखी भी जाती थी कि ये सब आपका किस तरह से है। क्योंकि आप जान पाओगे बच्चों इनमें, क्योंकि शासन चलाने का जो एक जिम्मा है सरकार के पास एक अलग तरीका था, उसको समझना चाहिए। ठीक, वो अपने हिसाब से सरकार चलाती। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। क्या की? जनता ने संगठित होकर इसकी मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने जोर शोर से यह मांग उठाई कि 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखे गए गांधी जी ने यह कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता हूं कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है। अब गांधी जी ने क्या बोल दिया कि हाँ, जिसके पास आपकी संपत्ति है वही वोट दे सकता है, दूसरा नहीं दे सकता। तो ये जो विचार है इसको मैं सहन, यानी कि मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता है। ठीक, आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? यानी कि जिसके पास संपत्ति नहीं है उसको वोट देने का, एग्जिस्ट करने का कोई आपका सवाल ही नहीं है। तो देखिए किस तरह से एक हमारा पुराना समय था जो हमने जिया है, लेकिन आज के समय में कोई गरीब है, अमीर है, अशिक्षित है, शिक्षित है, संपत्ति है या नहीं है, लेकिन उसको वोटिंग राइट सब भारत के लोगों को मिला हुआ है। बस उसमें एक कंडीशन है कि आपको अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि हम बात करते हैं वयस्क मताधिकार, और हम वयस्क की जो हमारी क्राइटेरिया जो लिमिट है वो हमने कितना मानी है हमारे में, तो 18 साल से हमने उसको नहीं करी कि अगर चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो, अगर अपनी 18 साल की आयु अपनी कंप्लीट करता है
तो उसको वोट गिरने का अधिकार है, वोटिंग परसेंटेज। ठीक है, तो अभी तो आप लोग अभी वोट नहीं दे सकते, आपको तो बहुत लंबा समय है आपको वोट देने का। तो जिस दिन आप लोग 18 साल के हो जाएंगे और सरकार को लगेगा कि हाँ अब ये हमारे बच्चे मैच्योर हो चुके हैं, आपके वयस्क हो चुके हैं, तो आपको मताधिकार मिलेगा, आपके वोटर आईडी कार्ड बन जाएंगे और आप लोग वोट दे सकते हो। ठीक है, जिस आदमी के पास संपत्ति होती थी वही वोट दे सकता था। ठीक, लेकिन जिस आदमी के पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षक नहीं, वह वोट नहीं दे सकता था। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम कर रहा था वह वोट नहीं दे सकता था, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। क्या है वो? आपका गरीब है और उसने गरीब होने का गुनाह किया है, तो इसलिए वो आपका वोट नहीं दे सकते। तो इस तरह की सारी चीजें हैं। देखिए, एक चुनाव चिन्ह की एक छोटी सी और एक बहुत अच्छी इमेज हमारे सामने है। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो आपका वोट गिरने के लिए आए हैं, उनके कागज को चेक किया गया और महिलाएं उनके उंगली पर एक आपका निशान, देखिए ये आपकी इंक लगी होती है, आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इस इंक से माध्यम से ये पहचान बना दी जाती है, क्योंकि ये जो इंक होती है केमिकल होती है, जल्दी से साफ नहीं होती है। तो हम लोग भी वोट करते हैं तो हमारी उंगली पर भी आती है। जैसे हम लोगों ने अभी आपका वोट किया था 14 आपके फैब को, तो सबके उंगलियों पर ये निशान लगा दिए गए थे ताकि ये पहचान हो जाए कि आपने मत दिया है। और इस तरीके से जो कोई गरीब हो, बुजुर्ग है, बस 18 साल की आयु कंप्लीट होना चाहिए, आप वोट कर सकते हैं। और कोई आपको फोर्सफुल नहीं कर सकता कि आपको वोट देने का, आप किसको देंगे किसको नहीं देंगे। आपको स्व इच्छा ये सब चीजें आपको प्राप्त होती हैं कि आपको कहाँ कब किस तरीके से किसको वोट देना है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें, ये सारे रूल रेगुलेशन ऑलरेडी हमारे संविधान में इनको मेंशन करके रखा गया है, ताकि आप लोग अपना वोटिंग परसेंटेज को बहुत अच्छे से कर सकें और बहुत अच्छे से इसको मेंटेन कर सकें। तो इस तरह से सारी चीजें हैं और इन सारी चीजों को आपका देखा गया है। तो इनको देखने की, इनको समझने की, इनको पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग सही तरीके से चल सकें और इसको कर सकें। देखिए, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है ताकि केवल एक वोट आपका दे सके। ग्रामीण मतदान केंद्र का दृश्य है और गांव का ही दृश्य है। गांव के सरकारी स्कूल, आपके प्राइमरी स्कूल में जो आपके बोर्ड पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। देखिए, एक राजा का दिखाया गया है कि राजा कैसे होता था, कैसे उसके यहाँ शासन चलता था। क्या हमारे यहाँ अब शासन जो व्यवस्था है, क्या राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? आप कहेंगे सर हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है वो आपकी क्या है? लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, ना कि राजतंत्र। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, इन सब चीजों पर थोड़ा फोकस करने की, ताकि आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकें और आप इनको देख भी सकें। चलिए आगे देखते हैं थोड़ी चीजों को। अब देखिए, एक हमको पैराग्राफ मिला है, एक बॉक्स मिला है, इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमारी और बहुत सारी चीजें हैं जो स्पष्ट रूप से साफ हो जाएं, और साफ होने के साथ हम लोगों को पता लगे कि किस दौर से गुजरे हैं महिलाओं की। देखिए, 2 महिलाएं हैं, वोट्स फॉर वुमेन, इस तरीके का एक बोर्ड हाथ में पकड़े हैं। इनका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। कह रहे कहीं भी ऐसा नहीं है, कहीं की गवर्नमेंट भी ऐसी नहीं है जहां पर अपनी शक्ति से गवर्नमेंट को, आपका मतलब लोगों को, अपनी शक्ति बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। कह रहे जो आपके गरीब हैं उन लोगों को सरकार के कार्यों में भागीदारी बनने के लिए क्या करना पड़ा है? आपका संघर्ष पड़ना पड़ा है कि सरकार जो काम कर रहे हैं उसमें हमारी भागीदारी हो, जो नीचे का तबका है, जो गरीब लोग हैं, जो महिला हैं, उनका भी योगदान जाए, इसलिए उन लोगों को संघर्ष करना पड़ा है। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। क्या करी है? और आपका मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मतदाता आंदोलन कहा गया, और कह रही जो आंदोलन चला, इस आंदोलन का नाम भी बदला गया और इसका नाम कर दिया गया महिला मतदाता आंदोलन।
महिला मतदाता आंदोलन, और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहा गया। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। अब देखिए, जो काम पहले पुरुष करते थे, अब उसकी जगह किसको बुला रहे हैं? महिलाओं को। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू करी तो लोग देखकर बड़े आश्चर्य हो गए कि ये कैसे कर सकती हैं। उन्होंने उनकी महिलाओं और उनके क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िवादी धारणाएं बना रखी थी। अब देखिए, जैसी महिलाओं ने उनकी कैपेसिटी देखी काम करने की, तो वो सोचने लगे कि हमने किस तरह की रूढ़िवादी, किस तरह की हमने एक मानसिक सोच बना ली थी, उस मानसिक सोच से कैसे निकला जाए, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा विचार था। महिलाओं ने ये काम नहीं कर सकती थी और वो सोच क्या रहे थे कि महिलाओं की बस की ये काम करना नहीं है, वो इस तरह का वर्क नहीं कर सकती, ये चीजें नहीं कर सकती। तो वो एक अपनी ही अलग तरीके की धारणा बनाए हुए थे। ठीक, अब देखिए, इस तरह महिलाओं को निर्णय करने के रूप में योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार की मांग की। और कैसी मांग की? महिलाओं को वोट देने के अधिकार की मांग की कि अब महिला को क्या करना चाहिए? समान रूप से योग्य मान लेना चाहिए और महिलाओं को क्या करे? इस मताधिकार में साथी भी हो, और कि महिला भी क्या कर सकें? इस वोटिंग राइट्स का उनको राइट्स मिले और वो लोग भी अपना वोटिंग कर सके। हम लोगों को कुछ ऐसा काम करना चाहिए, ठीक, ताकि हम इसको देख सकें, उनकी आवाज सुनाई जाए। इसके लिए उन्हें जगह जगह पर अपने आप लोहे की जंजीरों को बांधकर प्रदर्शन किया गया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठ गईं। अब कुछ क्रांतिकारी महिलाएं थी जिनको जेल भी आपका जाना पड़ा, और कुछ धरनों पर बैठी जिनको लोहे की जंजीरों में बांधकर अपने आप को प्रदर्शन किया, प्रोटेक्शन किया। किसके लिए? देखिए, ताकि वो सरकार में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें, अपने आप का योगदान दें। इसलिए उन्होंने क्या किया बच्चों, कि आंदोलन का जो रूप है उस रूप को अपने आप में बनाए रखने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल या धरने इस तरह से प्रदर्शन किए। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। यानी कि आप लोग अमेरिका में देखेंगे, जो वहाँ की वुमेन थी उनको वोटिंग राइट्स 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को मताधिकार कुछ साल के बाद यानी कि 1928 में मिला। सोच कर देखिए, यूएस ने पहले कर दिया था वुमेन के लिए वोट देने का, जबकि इंग्लैंड बहुत लेट कर पाया। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं और आप इनको पढ़ सकते हैं। ये सारे प्रश्न उत्तर आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। कुछ एक आपके स्पेशल की चीजें बनाई गई हैं, इनको देखना है। जैसे नीचे दिए गई तालिका में आपको क्या करनी, नजर दौड़ानी। क्या आप पहचान सकते हैं कि वे सरकार के किस तरह से संबंधित है? आगे निशान लगाइए। यानी कि एक हमको स्टेटमेंट पढ़ना है कि वो स्थानीय लेवल में आएगा, राज्य लेवल में आएगा या फिर राष्ट्रीय स्तर में। जैसे अब पहला ही देखिए, सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय कौन लेगा? समझिए इस बात कि अगर भारत सरकार को रूस के साथ आपके मैत्री संबंध बनाने, इसका निर्णय कौन लेगा? स्थानीय सरकार। क्या गांव का प्रधान ले सकता है डिसीजन कि मेरे को अब क्या करना पड़ेगा कि मैं अपने गांव को और रूस का संबंध अच्छा रखूंगा? ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर कहने लगे कि मैं हरियाणा सरकार या असम सरकार ये बोल दे कि असम सरकार अब रूस के साथ अपने संबंध बनाए, तो नहीं, ये एप्लीकेबल ही नहीं है। हाँ, ये निर्णय अगर भारत सरकार यानी केंद्र की सरकार कहे कि क्या कर सकते हैं कि भारत सरकार अब क्या करेगी, रूस के साथ अपने निर्णय बनाएगी। तो ये मुद्दा है राष्ट्रीय स्तर का है। तो हम लोगों को ये सारी चीजें समझना है। और जैसे पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा लेने का निर्णय। अब देखिए, बोर्ड की परीक्षा होनी है, वो भी कक्षा 8 की। अब इसका निर्णय कौन लेगा? क्या गांव की सरकार लेगी? स्थानीय सरकार, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम? नहीं। क्या राष्ट्रीय स्तर की सरकार लेगी? तो नहीं, क्योंकि
एक राज्य का बोर्ड होता है, एक केंद्र का बोर्ड होता है। आप पढ़ सकते हैं सीबीएसई जो है, एनसीईआरटी जो पैटर्न है, अगर मैं एनसीईआरटी पैटर्न की बात करूं सीबीएसई पैटर्न की, तो वो डिसाइड होता है सेंट्रल से। लेकिन हर राज्य का अपना अपना एक बोर्ड होता है, जैसे कि उत्तराखंड बोर्ड है, उत्तर प्रदेश बोर्ड है, हरियाणा सरकार बोर्ड है, असम सरकार बोर्ड है। तो ऐसे ही पश्चिम बंगाल सरकार को भी अधिकार है, यानी कि राज्य का मामला है कि अपने बच्चों के 8वीं क्लास की परीक्षाएं कब कराएगी। ठीक, यह आपको ध्यान देना है। तो ऐसे ही डिब्रूगढ़ आपका पड़ता है असम में, और कन्याकुमारी के बीच रेलवे लाइन शुरू करनी है। इसका डिसीजन कौन लेगा? क्या गांव की सरकार ले लेगी कि हम लोगों को असम और आपके डिब्रूगढ़ में आपको रेलवे लाइन बनानी है? राज्य सरकार लेगी। अब देखिए, एक राज्य पड़ रहा है असम में, दूसरा पड़ रहा है आपका कन्याकुमारी में, कहाँ नीचे केरल में, और उसके बीच बहुत सारे राज्यों में सारी आपका गुजरेगा। तो इस तरह का निर्णय लेगी आपका राष्ट्रीय सरकार। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब ये गांव में सार्वजनिक कुएं को आपको चुनने का अधिकार गांव चुनेगा, केंद्र चुनेगा। अब ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से आपने जो कुछ ऑप्शंस अभी किए, चीजों को पढ़ा, तो ये स्पष्ट हो गया कि हर लेवल पर, अलग अलग लेवल पर अलग अलग स्तर की सरकार को डिसीजन लेने का राइट्स है। अगर लोकल बॉडी में है तो स्थान लेगा, जो वहाँ की लोकल स्ट्रक्चर है, जो बॉडी बनी हुई है, वो उसका आपका डिसीजन लेगी। और अगर स्टेट में है तो स्टेट लेवल की जो सरकारें हैं वो लेंगी। और अगर कोई मुद्दा राष्ट्र हित का है या फिर केंद्रीय लेवल का है, तो उस पर आपकी चर्चा होगी, या फिर जिसको डिसीजन आपका मेकिंग की जो आपकी पावर होगी, वो किसके पास होगी बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी कि राष्ट्रीय स्तर की होगी। तो आज जितना हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें कोई आपका डाउट है, कोई कमेंट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो आप बच्चों मुझसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को आज की क्लास समझ आई हो तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी पढ़ाई को बच्चों बहुत अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं बहुत निकट हैं। आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना है और पूरी मेहनत के साथ अपनी चीजों को रिवीजन करना है। तब तक के लिए मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।